हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे लेक्चर में। आज का लेक्चर हो इसका पार्ट 2 है, जो हम लोगों ने पार्ट 1 किया था। अब आ गया इसका पार्ट 2, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं सेमेस्टर 6 के बच्चों के लिए जिनको पढ़नी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज है पार्ट 2 एमसीक्यू प्रैक्टिस का। जो भी हमारे बच्चे हैं, जो भी 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं और इनऑर्गेनिक पेपर है उनका, चाहे वो किसी भी की फील्ड के हों, और अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो उसकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, आज का सेशन जो है ये दूसरा सेकंड है सेशन है आप लोगों का। तो आइए शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस के सेशन को, और जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं आज के सेशन में। और पहले से आज के पीपीटी में जो क्वेश्चन की संख्या है वो भी ज्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। और आज का सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आप सभी के सामने ये रहा। ठीक है, तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स विल नॉट गिव अ रोटेशनल स्पेक्ट्रा। आप लोगों ने पहले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोगों ने स्पेक्ट्रा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो उसी के बेस एक और क्वेश्चन है हमारा स्पेक्ट्रा के ऊपर ही। अभी तक बताना था, अधिकतर बताना होता था कि किसमें है या किसमें नहीं है। तो वही सेम बेस पे ये भी है कि अब रोटेशनल स्पेक्ट्रम में कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम शो नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपका ऑप्शंस की बात करें तो आपका पहले क्या है, NO है। ठीक है, फिर हमारा HCF है। ठीक है, N2 है, NCO मॉलिक्यूल है। तो इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रम परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीजें पता करनी हो कि कौन सा स्पेक्ट्रम परफॉर्म करता है, कौन सा नहीं करता है, कौन से मॉलिक्यूल में करता है, कौन से मॉलिक्यूल में नहीं करता है, तो आप लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या है? वही काम है कि आपको लेक्चर्स जाके देखने हैं। और कहाँ पे देखने हैं? वो हमारा एलियो अपडेट के ऐप पे जाना है। आपको वहां पे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। सीरीज में जाइए, वहां से अपने लेक्चर्स को कवर करिए और उसके बाद आइए हमारे साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिलेगा, जिससे आपको भी पता चलेगा कि कितना आप लोगों को फायदा हो रहा है। ठीक है, तो बात करिए रोटेशनल स्पेक्ट्रम में से कौन सा नहीं देगा। ठीक है, मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूं कि ये हो जाएगा हमारा N2 मॉलिक्यूल। अगर आपको पता करना है कि कैसे नहीं देगा या कैसे आएगा, तो आपको देखने पड़ेंगे लेक्चर्स, वहां से आपके सारे डाउट हो जाएंगे क्लियर। उसके बाद आपके एमसीक्यू जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि आप सारे एमसीक्यू आपको आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम को शो नहीं करेगा? तो NO मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल और CO मॉलिक्यूल, ये तीनों के तीनों जो होते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रम को शो करते हैं। अगर आपने पहला जो एमसीक्यू प्रैक्टिस की थी वहां पे देखा होगा कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम में भी जो हमने देखा था कि कौन सा शो करता है, तो वहां पे ये मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, अब जो शो नहीं करता है वहां से हमारा N2 मॉलिक्यूल हट जाता है, क्योंकि ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम को शो नहीं करता है। ठीक है, बाकी सारे के तीनों ऑप्शन जो होते हैं वो हमारे शो करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, N2 मॉलिक्यूल जो होता है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रम को शो नहीं करता है। ठीक है, बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की कि इफ V इज द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर एंड V0 इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, द वाइब्रेशन एनर्जी गिवन बाय। तो वाइब्रेशन एनर्जी को किस तरह से हम लोग यहाँ पे देंगे? ठीक है, अगर आप लोगों को दिया जाए कि V, आपको एक वाइब्रेशन क्वांटम नंबर दे दिया गया है और V0 जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, तब आपको बताना होगा कि आपको यहाँ पे कौन सी वाइब्रेशन एनर्जी हो, कैसे आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको ऑप्शन अभी दे दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें शायद ज्यादा ही ब्लर हो गया है। ठीक है, एक मिनट बस रुक जाओ। इसके ऑप्शन हो जाएंगे आपके, इसके जो ऑप्शंस हो जाएंगे वो आपको 1 मिनट में मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लर हो चुका है। एक सेकेंड, अरे हट जा भाई, इधर चला गया ये। ठीक है, तो ये आपके हैं और ये इधर कैसे चला गया? अरे यार रुक जाओ भाई, ये उछलो मत रुक जाओ। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका पहला ऑप्शन जो है वह है हमारा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा AB इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, AB इज इक्वल टू हाफ, AB इज इक्वल टू हाफ HCV। ठीक है, ये आपका एक हो जाएगा। और दूसरा जो हो जाएगा आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पे HCV0 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपके लिए है EV इज इक्वल टू, ठीक है, EV इज इक्वल टू V माइनस 1/2, ठीक है, 1/2 HV0।
थर्ड ऑप्शन आपको लोगों के लिए है, ठीक है, EV इज इक्वल टू V प्लस 1/2 HV0, और ये फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे, ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर हम लोगों को कहीं पे हमारे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर दिया गया हो और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तो वहां पे जो वाइब्रेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो EV इज इक्वल टू V प्लस हाफ HV0, ठीक है। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्योंकि देखिए आप कभी कभी क्वेश्चन में देखेंगे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है, समझना पड़ेगा कि फॉर्मूला बनते कैसे, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप बना लोगे, तो ये सारी चीजें आपको लेक्चर्स देखने के बाद ही पता चलेगी कैसे बनते हैं फॉर्मूले, ठीक है, कि कैसे कोई भी फॉर्मूला हम लोग कैसे बना लेते हैं अगर हम लोगों को याद ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप कैसे देखोगे लेक्चर्स को, जब देखोगे तो आपको वहां पे बताया जाएगा कि कैसे किसी भी फॉर्मूले को हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं अगर हम लोगों को पता ना हो, ठीक है, कैसे फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विच ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल इन अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सा जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल नहीं होता है। कल हम लोगों ने देखा था एक में किसी में पॉसिबल होता था, ठीक है, थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा कल वाले लेक्चर के थ्रू। तो आज ये पूछा गया कि किसी में नहीं होता है, ठीक है। जो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा क्या, वो हो जाएगा सिग्मा टू सिग्मा, ठीक है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगा, ठीक है, N टू सिग्मा, ठीक है, N टू सिग्मा स्टार, एंड पाई टू पाई, एंड लास्ट वन N टू पाई स्टार, ठीक है। तो वहां पे हमने देखा था तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार वहां पे हो रहा था, और यहाँ पे ऐसा पूछा गया कि कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आपका करेक्ट आंसर है वो है हमारा सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है। इसमें हम लोगों को अल्ट्रावायलेट रीजन में ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ये अल्ट्रावायलेट जो टर्म है इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपको ये पूरा पता है कि कौन से किस में होता है तो इसके लिए आपको लेक्चर ही देखने पड़ेंगे, तभी आपको सारे एक साथ में मिल जाएंगे, क्योंकि लेक्चर में आप जब देखेंगे तो आप एक सारे सीक्वेंस में देखेंगे, यहाँ पे कोई ऐसा सीक्वेंस तो है नहीं, जब एमसीक्यू लाएंगे तो हर एक टाइप के लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। जो सारे टाइप के अगर एमसीक्यू आपके होंगे तो वहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेगा कि इसके बाद ये वाला आना चाहिए, लेकिन आप जब लेक्चर्स देखोगे तो वहाँ पे एक सीरीज में सारे लेक्चर्स पढ़े और सारे लेक्चर्स का हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, जिसमें आपको कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ से क्या होगा, यहाँ तो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिला और इसका ये आंसर होता है आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ में आओगे तो आपको पता रहेगा हाँ ये ऐसे आया था, तो अगर वो सारी चीजें आपको पता करनी कि कैसे कौन चीज आती है, इसका क्या रीजन होता है, वो सारी चीजें आपको लेक्चर्स में देखने को मिलेंगी। तो जाइए बढ़िया से एलई अपडेट के ऐप पे जाइए, वहां से लेक्चर्स को कवर करिए, ठीक है। आप किसी भी कोर्स के हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो भी पढ़ाई करने आए हो आराम से पढ़िए, हर एक फील्ड के हर एक कोर्स के लेक्चर्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। आप जाइए आराम से सारे लेक्चर्स को कवर करिए, ठीक है। जैसे लेक्चर कवर करिए आप आइए एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए यहाँ पे, और अपने आप को जज करिए कि आपने कितना सही किया और कितना गलत, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ये हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, जिसमें हम लोगों को अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सा शो नहीं करता है, तो वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो होता है वो हमारा अल्ट्रावायलेट रीजन में शो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी ट्रांजिशन को शो नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल रिप्रेजेंट वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे देखना है कि आपको कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रम को शो करता है। ऑप्शन है आपके क्या, H2, HCl, CO एंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है, या इनमें से सारे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, आपका कौन सा होगा जो इसमें शो करता है, ठीक है। इसमें पूछा गया कौन सा शो करता है, वो भी ये देखिएगा कि किसमें पूछा गया है, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम में पूछा गया है कि कौन सा शो करता है, ठीक है। तो आपको अगर देखिए कितने सारे स्पेक्ट्रम है, अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे देखोगे, लेकिन अगर आप लोग कोर्स में जाके अच्छे से पढ़ोगे, सारी चीजें देखोगे, ठीक है, हर एक स्पेक्ट्रम को बारी बारी से देखोगे तो वहां पे आपको क्लियरेंस मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, आपको कंफ्यूजन होगी, किसी में H2 आ रहा है, किसी में HCl आ रहा है, किसी में CO आ रहा है, तो आप बहुत ज्यादा मिक्सअप करोगे। लेकिन अगर आपके लिए जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो गई, कौन से स्पेक्ट्रम में कौन सा होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो वहां से आप इजिली यहाँ पे आके उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो इसलिए लेक्चर्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है समझने के लिए, ठीक है। तो इसका जो हमें ऑप्शन मिले H2 है, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल है,
और CO मॉलिक्यूल है, या तो इसमें से सारे। तो अधिकतर लोग होंगे उनके दिमाग में ये आ रहा होगा चलो सारे वाला ऑप्शन दिया गया, ये ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है, सारे मतलब सब सही है, लेकिन आप बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो हो जाएगा हमारे वो H2 मॉलिक्यूल हो जाएगा, जो यहाँ इसका राइट आंसर है, ठीक है। वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम जो होता है हमको देखने को मिलता है H2 मॉलिक्यूल में, ठीक है, ना ही वो HCl में ना ही CO में, और ऑल ऑफ दिस तो इसका बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है, ठीक है। अब ये जब तक आपके सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको नहीं पता कर पाएंगे कौन सा यहाँ पे सही होता है कौन सा गलत। तो अपने पॉइंट्स को क्लियर करिए, सारी टॉपिक्स को क्लियर करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, तभी आपको, ये अभी हमारी पहली यूनिट ही चल रही है, उसका पहला ही चैप्टर है, ठीक है, पहली यूनिट में सिर्फ एक ही चैप्टर है। आप जाइए आराम से उस लेक्चर को कवर करिए पहले यूनिट के, उसके बाद आइए यहाँ पे एमसीक्यू लगाइए, आपको भी बहुत मजा आएगा एमसीक्यू लगाने के बाद, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपको बहुत सारे इसमें से आंसर पहले ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इसी तरह से अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको अपने लेक्चर्स को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर को, जो हमारा लाइन अपियरिंग ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम v इज इक्वल टू 1 इज नोन एज। अगर कहीं पे भी हमारी v की वैल्यू 1 दी गई है तो हमें कौन सा ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, फंडामेंटल बॉन्ड्स देखने को मिलेगा, सेकंड है ओवरटर्न बॉन्ड देखने को मिलेगा, फर्स्ट ओवरटर्न बॉन्ड देखने को मिलेगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे भी होता है कि ओवरटर्न बॉन्ड में भी हमारा डिफरेंशिएट होता है कि फर्स्ट होगा या सेकंड होगा या फंडामेंटल बॉन्ड होगा। ये सारी चीजें आपको क्लियर तभी होंगी जब आप अच्छे से लेक्चर्स को देख के आएंगे, ठीक है। जब आप अच्छे से लेक्चर्स को देख के आएंगे तो आपको पता होगा कि कहाँ पे कौन सी चीज होती है, फर्स्ट फंडामेंटल बॉन्ड, फर्स्ट ओवरटर्न बॉन्ड में क्या होता है, सेकंड ओवरटर्न बॉन्ड में क्या होता है, फंडामेंटल बॉन्ड्स में क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको तभी पता होंगी जब आपको लेक्चर्स देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन होगा कि कौन सी लाइन होती है या फिर होती है ट्रांजिशन, अगर हमारा v की वैल्यू 1 दी गई हो, तो जब v की वैल्यू 1 दी जाती है तो हम लोगों को फंडामेंटल बॉन्ड्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमें देखने को क्या मिलता है, हमें मिलता है देखने को फंडामेंटल बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं हमारे, जब हमारी v की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अभी आपको और भी देखने को चीजें मिलेंगी जब आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन में अलग अलग आंसर देखने को मिलेगा, बस एक छोटा सा पॉइंट चेंज होगा, वहां से आपका पूरे आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये सारे छोटे मोटे जितने भी पॉइंट्स हैं अगर इनको क्लियर करेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को क्लियर करके रखिए, जिसमें आपको एमसीक्यू में भी, क्योंकि एमसीक्यू में भी फंसाया जाता है, आपको लगेगा 2 आंसर सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आपको दोनों जो सही लगे हो सकता है वो गलत हो। तो ये सारी चीज़ों को हमें अलग रखना है, अपने लेक्चर्स को जब कवर कर लेंगे ना तो सारी चीज़ें आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कहाँ पे कौन सी चीज़ आने वाली है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को देखने के द रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा फॉर डेल्टा जे इज इक्वल टू -1 विल बी। अब देखिए यहाँ से आपको घुमाना, थोड़ा आगे के जो 3 क्वेश्चन है वहां पे आप घूमने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा घुमाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे बोला गया है कि जो रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम होता है, अगर यहाँ पे डेल्टा जे, ठीक है, डेल्टा जे की वैल्यू अगर -1 हो, ठीक है, एक आएगा अपना डेल्टा जे की वैल्यू अगर 0 हो जाए या डेल्टा जे की वैल्यू आपको 1 दे दी जाए, तो इन तीनों में कौन सी आपकी ब्रांच होगी वो शो करेगी, पी आर क्यू या नन ऑफ दिस, या इसमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कब डिफरेंशिएट कर पाओगे, जब थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है, आपको नॉलेज होगी कि कहाँ पे कौन सी चीज होने वाली है, तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा। अगर माइनस आएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा तो क्या आएगा, या अगर 1 ही रहेगा तो क्या आएगा आपका आंसर, ठीक है। जब आपको डेल्टा जे इज इक्वल टू -1 दिया जाएगा तब आपका जो आता है हमेशा पी ब्रांच आती है, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर, जब आपको डेल्टा जे इज इक्वल टू -1 दिया जाएगा, यहाँ पे जब माइनस वैल्यू आपको देखने को मिलेगी तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा क्या, वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारा पी ब्रांच, ठीक है। इसके बाद आता है कि अगर हमारा यहाँ पे 0 हो जाए, ठीक है, जब यहाँ पे हमारा डेल्टा जे की वैल्यू जब हो जाएगी हमारी क्या 0, ठीक है, जब डेल्टा जे की वैल्यू आपको 0 देखने को मिलेगी तब आपको कौन सी ब्रांच यहाँ पे देखने को मिलेगी वो आपको बतानी है, ठीक है। तब यहाँ पे कौन सी ब्रांच आपको देखने को मिलने वाली है वो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। जब यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको डेल्टा जे इक्वल टू दिया जाता है, क्या हो गया 0 दिया जाता है, तब आपको इसमें से कौन, क्योंकि हमने पी देखा, पी यहाँ पे दिया जाता है कब, पी जब दिया जाता है जब हमारा डेल्टा जे इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। तब हमें R और Q में से कोई एक होगा, तो R और Q में से कौन सा होगा, जब हम लोगों को ये दिया जाता है कि डेल्टा J की वैल्यू जो होती है वो हमारी क्या है 0, तो डेल्टा J की वैल्यू जब 0 होती है तो वो हो जाता है हमारा डेल्टा J की वैल्यू 0, वो हो जाता है हमारा कौन सा Q, ठीक है। Q आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा क्या होता है 0 के शेप में होता है, यहाँ पे भी 0 के शेप में, तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट भी
कर सकते हैं। ठीक है, तो R बचेगा तो R किस में हो जाएगा, तो डेल्टा J की वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या 1। ठीक है, तो जब डेल्टा J की वैल्यू आपकी 1 देखने को मिलेगी तब आपको देखने को क्या मिलेगा R। ठीक है, जब माइनस में देखने को मिलेगा तो आपको मिलेगा P, और जब आपका 0 होगा तो आपको देखने को मिलेगा Q। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कहाँ पे कौन सा P रहेगा, कहाँ पे R रहेगा और कहाँ पे Q रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जानना होगा तो आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि लेक्चर्स के बाद में ही आपको समझ में आने वाला है कि कहाँ पे कैसे हम लोगों को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि और डिटेलिंग में भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, ये तो डायरेक्ट हो गया। अगर कुछ और घुमा के पूछ लिया गया, ठीक है, -1 कुछ और घुमा के पूछ लिया तो आप कैसे बता पाओगे। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसमें लगते हैं वो सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली बता पाओगे कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, P है, R है या Q है। ठीक है, ये तो एक पॉइंट है जिसके थ्रू आप बता रहे हो, लेकिन और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जब वो आ गए तो कैसे बता कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि MCQ में सारी चीजें कवर नहीं होती, कुछ तो आपको समझ में नहीं आएगा इसका आंसर ये हो कैसे गया, तो वो हो कैसे गया अगर उसके पीछे का रीजन जानना पड़ेगा तो आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, तभी आपको उसके पीछे का रीजन पता चलेगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब है जो रोटेशन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा, अगर डेल्टा J की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी तो डेल्टा J की वैल्यू जब 1 हो जाती तो हो जाएगा हमारा क्या R। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा R ब्रांच। ठीक है, तब वो बिलोंग करेगा हमारे किस ब्रांच से, तब वो बिलोंग करेगा हमारा R ब्रांच से। तो इसी तरह से इसके क्वेश्चंस का आंसर जो होता है वो हमारा देखने को मिलता है। ठीक है, तीनों का समझ में आ गया कि तीनों किस किस के होंगे तो कहाँ कहाँ पे आएंगे। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो P, ठीक है, नेगेटिव होगा तो P ब्रांच होगी, पॉजिटिव होगा तो हमारा R ब्रांच होगी। ठीक है, और अगर न्यूट्रल होगा तो हमारा Q ब्रांच होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर माइक्रोवेव एक्टिव। ठीक है, इसमें से कौन सा माइक्रोवेव एक्टिव है। तो माइक्रोवेव एक्टिव के लिए आपके जो दिए गए हैं वो दिया गया है हमारा क्या H2O है। ठीक है, सेकंड आपके लिए दिया गया क्या HCl, और थर्ड आपके लिए दिया गया है H2O। ठीक है, अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा माइक्रोवेव एक्टिव है। देखिए कितना है, अब इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कौन सा माइक्रोवेव एक्टिव है कौन सा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ H2 तो इसको H2 ठीक है, H2O, HCl और H2, इसमें डिफरेंशिएट करना है कि आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे माइक्रोवेव एक्टिव है और कौन सा नहीं है। ठीक है, जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या HCl है। ठीक है, एंड HCl एंड H2O। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको H2 है एंड H2O। सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जिसमें देखने को मिलेगा हमारा H2 है एंड HCl है। ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन जो है आपका उसमें आपको देखने को मिलेगा H2, ठीक है, HCl एंड H2O, यहाँ पे तीनों देखने को मिलेंगे। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा होगा जिसमें माइक्रोवेव एक्टिव देखने को मिलेगा कौन से कंपाउंड में। ठीक है, तो ये आपके चार ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई करना है किसमें देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे पता करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में कि कौन सा यहाँ पे लग रहा है। अगर आपको वो पता करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, जब आप लेक्चर्स देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा यहाँ पे होगा। ठीक है, जब तक आप लेक्चर नहीं देखोगे तब तक आपको कैसे पता चल जाएगा कैसे हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो उसके पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको क्या देखने पड़ेंगे लेक्चर्स, क्योंकि जब आप एक पूरे टॉपिक पे सारे उसके पॉइंट्स को कवर कर लोगे तो आपको डिफरेंशिएट करने में ईजी हो जाएगा कैसे पता करेंगे किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, अभी ये 3 कंपाउंड आ गए, यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये 2 सही है, ठीक है, या 3 सही है, एक सही है, इसमें से एक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दो के हर जगह पेयर है, कोई 2 सही होंगे या तो तीनों सही होंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कंपाउंड ही चेंज कर देगा तब कैसे बताओगे। ठीक है, ये रट के चले जाओगे, लेकिन अगर कंपाउंड ही चेंज कर दिया तो क्या कर लोगे, तब तो वहां पे फिर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, तुक्का मारोगे। उससे अच्छा क्या है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, जितने भी इसके पॉइंट्स बनते हो सारे पॉइंट्स को क्लियर करो, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएंगी चीजें कि कैसे हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा H2, HCl और H2, इसमें कौन सा है जो माइक्रोवेव एक्टिव है। तो माइक्रोवेव एक्टिव जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, जो HCl और H2 है। ठीक है, H2O और HCl जो मॉलिक्यूल होता है ये हमारा क्या है, इसमें से माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जितने भी हमारे ये तीनों दिए गए हैं H2O, HCl और H2, इसमें से H2O और HCl जो होता है ये हमारा माइक्रोवेव एक्टिव होता है, और जो H2 होता है वो हमारा माइक्रोवेव एक्टिव नहीं होता है। ठीक है,
वो हमारा माइक्रोवेव एक्टिव नहीं होता। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो HCl और H2O मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि सिलेक्शन रूल्स फॉर द रोटेशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, सिलेक्शन रोटेशन स्पेक्ट्रम का क्या होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि डेल्टा जे इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा डेल्टा जे इज इक्वल टू -1। ठीक है, थर्ड हो जाएगा डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1 और डी हो जाएगा डेल्टा जे इज इक्वल टू 0। ये 4 ऑप्शन है। अब इसमें बताना है कि आपको रोटेशन स्पेक्ट्रम का सिलेक्शन रूल क्या होता है। ठीक है, आप अगर आपको रोटेशन स्पेक्ट्रम के बारे में सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे तभी आप बता पाओगे कि रोटेशन स्पेक्ट्रम में कौन सा सिलेक्शन रूल लगता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे हम लोग पता करते हैं। तो ऐसे तो आप रैंडमली किसी भी ऑप्शन को नहीं मार सकते क्योंकि आपको सारे सही लग रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखने के बाद आपको सारे सही लगे होंगे, डेल जे 1 है, -1 है, +-1 है और 0 है। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका होता है, जब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा सही होने वाला है, कौन सा गलत होने वाला है। तो हम ये देखेंगे कि जो सिलेक्शन रूल होता है हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रम का, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, वहां पे हमें कहां पे देखने को मिलेगा, तब डेल जे की वैल्यू जो होती है हमारी क्या होनी चाहिए, +-1 होनी चाहिए। ठीक है, जब हमारी +-1 होगी डेल जे की वैल्यू, वही होता है हमारा रोटेशन स्पेक्ट्रम का सिलेक्शन रूल। ठीक है, सिलेक्शन रूल क्या हो जाएगा, जब डेल जे की वैल्यू हमारी +-1 होनी चाहिए। इसके अंदर के और भी जो कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे आपको लेक्चर्स में ही देखने को मिलेंगे। जब तक आप लेक्चर नहीं देखोगे तब तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिस कर दोगे। अगर वो कॉन्सेप्ट को मिस कर दोगे तो कैसे काम चलेगा, आपको वही कॉन्सेप्ट अगर पूछ लिया गया क्वेश्चन तो आप फिर वहाँ पे फेल हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, आराम से जाके पढ़ाई करिए। और वो पढ़ाई कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कैसे करना क्या है आपको। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको अपने मोबाइल से प्ले स्टोर को जाना है। ठीक है, प्ले स्टोर में जाइए, आराम से सेकंड में वहाँ से LU अपडेट को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, LU अपडेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इसको आप डाउनलोड करेंगे और आप जिस भी कोर्स में जाना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी कोर्स में जाइए, आपको सारे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जाइए, जिस भी कोर्स में आपको जाना है वहाँ जाइए। ठीक है, और उसमें इनरोल हो जाइए। ठीक है, जिस भी कोर्स में जाना है आप जाइए, इनरोल हो जाइए उस कोर्स में, लेक्चर्स को देखिए। ठीक है, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए, सारे नोट्स अवेलेबल है वहाँ पे। ठीक है, MCQ के भी प्रैक्टिस के लिए आपको सेट्स दिए गए, वहाँ से जाइए, अपने MCQ की प्रैक्टिस करिए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली होगी। सारा कुछ, सब कुछ इस एक ही जगह पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, और वो कहाँ पे मिलेगा, एक ही जगह पे सब कुछ मिलेगा, और वो है हमारा क्या, वो हमारा मिल जाएगा LU अपडेट ऐप पे। ठीक है, जाइए आराम से इस पे देखिए और सब कुछ, हर एक चीज़ अरेंज है सीक्वेंस वाइज में, आराम से जाइए सारे लेक्चर्स को देख लीजिए। ठीक है, जितना पढ़ाते जाते हैं उसे एक लेक्चर्स को देखते जाइए, आइए यहाँ पे MCQ की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की MCQ की प्रैक्टिस करिए, आराम से पढ़िए, उसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं होगी। सारी चीजें आपको समझ में आएगी। जब यहाँ पे MCQ में कोई भी आंसर निकलेगा तो वो भी समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे आया, ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो सारी चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। लेकिन उससे पहले आपको लेक्चर्स को देखना पड़ेगा, तभी आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है, विच ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल इन अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन, अभी इससे पहले वाले में जिसमें हमने देखा था, ठीक है, जिससे पहले वाला तो क्वेश्चन था उसमें हम लोग ने देखा था कि किसी में पॉसिबल नहीं था। ठीक है, यहाँ पे भी था विच ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल इन अल्ट्रावायलेट रीजन, तो ये डबल आ गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार में जो हमारा अल्ट्रावायलेट रीजन का जो ट्रांजिशन होता है हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इफ द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर इज 0। ठीक है, अगर हम लोगों को वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 0 हो जाए हमारा, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर अगर 0 हो जाएगा तो वहां पे एनर्जी क्या होगी, ठीक है, कितनी एनर्जी होगी, 0 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है क्या आपका, या तो 0 हो जाएगी, ठीक है, या क्या हो जाएगा, HV हो जाएगा, या हाफ HV हो जाएगा, या नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, यहाँ से कोई भी सत्य नहीं है।
तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे अगर क्वांटम नंबर की वैल्यू ही 0 हो जाती है तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला निकलेगा एनर्जी का, ठीक है। इन किसमें, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में यहाँ पे क्या फॉर्मूला निकलने वाला है। तो आपके 3 ऑप्शन है, पहला हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर HV, हाफ HV या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप वहाँ पे उसकी जो हमारे क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी उसको 0 रख के उसको फॉर्मूले को और मॉडिफाई करके निकाल पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता तभी चलेगा जब आप सारे लेक्चर्स को अच्छे से देख के आओगे, ठीक है। चैप्टर 1 जो हमारा यूनिट नंबर 1 है, सोचिए इसमें एक ही चैप्टर अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके 20 से 25 MCQ आराम से सही हो जाएंगे, ठीक है, सिर्फ एक यूनिट से, क्योंकि 25 तो आराम से आने ही आने होंगे 20 से लेकर 25 तक। अगर एक चैप्टर में आपको इतने सारे एमसीक्यू मिल रहे हैं तो आपको फायदा ही है, कोई भी यहाँ पे नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या जो होता है, इसका पहला था हमारा क्या 0 दिया गया है, फिर HV है, ठीक है, ये A ऑप्शन, ये B ऑप्शन, ठीक है, C में दिया गया है हाफ HV और D है हमारा नन ऑफ दिस। तो इसमें से जो हो जाएगा हमारा, अगर क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 दी जाती है तो यहाँ पे होता है हाफ HV, ठीक है, हाफ HV होता है हमारा एनर्जी का फॉर्मूला, किसके लिए, वो होता है हमारा लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए, ठीक है। अगर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में अगर यहाँ पे क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 दी जाएगी तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ HV, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल गिव रोटेशनल स्पेक्ट्रम। अब इसमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो हमको यहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रम देता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो यहाँ पे आप लोगों को रोटेशनल स्पेक्ट्रम देगा, ठीक है। रोटेशनल स्पेक्ट्रम की बात हो रही, देखिए सारे स्पेक्ट्रम के हर एक स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रम। अगर आप स्पेक्ट्रम को कर लोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ आपके स्पेक्ट्रम से ही बन के आने वाले हैं, ठीक है। अलग अलग मॉलिक्यूल पे बन के आएंगे, इसीलिए आप वहाँ पे मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स याद कर लोगे, ठीक है, जब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। मेन जो हमारा काम है हमें पता करना है कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो वो पता करना चाहिए आपको कि कैसे भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो लेक्चर्स को तो आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस तरह से मॉडिफाई हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस को कोई भी मॉलिक्यूल दिया गया हो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पता करते हैं कि कौन सा स्पेक्ट्रम यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं आपको, पहला ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है वो है हमारा H2, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो हमारा O2 एंड थर्ड ऑप्शन हमारा है क्या CO2, ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है हमारा क्या HCl, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है किस मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, HCl में आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, ठीक है। रोटेशनल स्पेक्ट्रम किस मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है, तो वो है हमारा HCl मॉलिक्यूल में हम लोगों को रोटेशनल स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा रोटेशनल एनर्जी ऑफ अ रिजिड रोटेटर ER इज। अब यहाँ पे देखोगे क्योंकि ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसका एक कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, मतलब है सारे स्पेसिफिक फॉर्मूले ही हैं लेकिन उसको और मॉडिफाई करके और बहुत सारे फॉर्मूले बनाए गए हैं। तो वो सारे फॉर्मूले मैं ऑप्शन में रख रहा हूँ, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए ऑप्शंस में फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ER इज इक्वल टू, ठीक है, ER इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन, ठीक है, H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I, ठीक है, 8 पाई स्क्वायर I जे प्लस 1 जूल, ठीक है। जूल इसकी क्या होती है, हमारी ये सारी यूनिट होती है इसकी जूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिलेगा ER इज इक्वल टू, ठीक है, ER इज इक्वल टू H अपॉन 8 पाई, ठीक है, 8 पाई स्क्वायर IC, ठीक है, जे प्लस 1, ठीक है, एंड सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हर में ये यूनिट चेंज हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा क्या, ER इज इक्वल टू, ER इज इक्वल टू बी बार, ठीक है, बी के ऊपर यहाँ पे क्या है बार है, एंड हो जाएगा हमारा जे प्लस 1
सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। एंड ऑप्शन डी हो जाएगा, हम लोगों को देखने को मिलेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो ये आपके तीन फॉर्मूले हैं लिखे हुए हैं और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव, इनमें से सारे तीन। तो यहाँ पे देखिए यार क्या हमारा जो रोटेशन एनर्जी का किसी भी रिजिड रोटेटर के लिए, ठीक है, ये रिजिड रोटेटर के लिए क्या फॉर्मूला होता है। पहला ऑप्शन आपके लिए सामने है कि एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस 1 जूल इसकी यूनिट होगी। या सेकंड ऑप्शन दिया गया एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया, यहाँ पे जूल में दिया गया, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया, या सारे ऑप्शन। तो अगर आप लोगों को रोटेशन एनर्जी के जितने भी रिजिड रोटेटर के लिए फॉर्मूले होते हैं वो सारे फॉर्मूले पता होंगे तो आप इजीली यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पाओगे, ठीक है। वहाँ पे कैसे यूनिट चेंज करते हैं ये भी पता चल जाएगा आपको, कैसे यहाँ पे मॉडिफाई करना है, ठीक है, कैसे हम लोग किस फॉर्मूले में जंप कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको लेक्चर्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल के लिए जो ये तीन फॉर्मूले दिए गए, आपको यहाँ पे चौथा फॉर्मूला भी देके पूछ सकता था कि इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो जब तक आप लोगों को ये नहीं पता होंगे कि इसमें कौन कौन से हैं, कैसे पता करते हैं कि कौन सा है, ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हमारे देखने को मिलते हैं, जितने सारे फॉर्मूले जब तक आप लोगों को पता नहीं होंगे तब तक कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है हमारा, क्योंकि हमने तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको दिखाने के लिए दिए हैं कि तीनों के तीनों ही फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों ही फॉर्मूले हमारे होते हैं जो कि हमारे रोटेशनल एनर्जी के हैं, ठीक है। ये हमारे रोटेशनल एनर्जी के फॉर्मूले हैं जो कि तीन के तीनों ही होते हैं। किसके लिए है? रिजिड रोटेटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दिस, ये हमारा सबसे अच्छा आंसर है, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है, जो कि है हमारा क्या, रोटेशनल रोटेशनल एनर्जी के लिए, रिजिड रोटेटर के लिए कौन सा फॉर्मूला, तो अभी के लिए तीनों है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि आपको चार फॉर्मूले दे दिए जाएंगे, उसमें से पता करना होगा किसमें से कौन सा नहीं है, या चार देखिए पता कर लेगा किसमें से कौन सा है बता दो, ठीक है। तब तक आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं होंगे, तब तक आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे आप खुद सोच सकते हो, ठीक है। कितनी प्रॉब्लम होगी आपको सिर्फ फॉर्मूला ही डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा, रोटेशन स्पेक्ट्रम इज दैट एवरी टू सक्सेसिव लाइंस इज। अब ये देखते हैं रोटेशन स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें हर एक सक्सेसिव लाइन में कितना गैप होता है कह सकते हैं, ठीक है। टू सक्सेसिव लाइंस इज कितनी दूरी पे होती हैं, तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है 2b दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। बी में जो दिया गया है वो 3b दिया गया है, सी में दिया गया है 4b, और हमारा जो डी ऑप्शन है वो है हमारा 5b, ठीक है। अब इसमें से कौन सा सही होने वाला है ये आपको पता करना है, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस होती है, वो हमारी जो डिस्टेंस होती है वो हमारी होती है क्या, 2b, ठीक है। 2b जो डिस्टेंस होती है हमारी वो होती है दो सक्सेसिव लाइंस के बीच में, ठीक है। रोटेशन स्पेक्ट्रम में जो सक्सेसिव लाइन के बीच में हो जाता है वो 2b आता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2b, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जो आपके हैं, जो शायद 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको लोगों को 75 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। यहाँ पे सोचिए आपको 25 प्लस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिसमें आप सब लोग क्या कर सकते हो, सिर्फ यही प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब इसको छोड़ सकते हो। 25 क्वेश्चन के आप लिए बेनिफिट है, ठीक है। 25 क्वेश्चन का एक तरह से आपको डिस्काउंट दिया गया है। तो इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से एलयू अपडेट पे अगर आप जाएंगे तो जितने भी कोर्सेस हैं वहाँ पे भी अभी आपको देखने को मिलेगा क्या, 25% का डिस्काउंट, ठीक है। ये 25% का डिस्काउंट अब सभी लोगों के लिए है, तो आराम से जाइए, जितना भी प्राइस होगा उसमें 25% डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। नीचे कोड दिया हुआ है उसको यूज़ करिएगा आराम से। 25%, सोचिए 25%, जितना आप लोगों को आपके MCQ में एग्जाम पेपर में छूट मिलती है उतनी यहाँ पे भी आपको छूट मिलने वाली है, ठीक है। वहाँ पे भी 25 क्वेश्चंस की आपको छूट भी मिलती है, यहाँ पे 25% की आपको छूट मिल रही है, ठीक है। तो जाइए आराम से, ठीक है, इसको वहाँ पे जाके अप्लाई करिए, अपने कोर्स को बाई करिए जिस भी कोर्स में है, और आराम से सारे लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि MCQ में आप रट के तुक्का मार के नहीं जा सकते। कितना रट के तुक्का मार के जाओगे, ठीक है, कितने सही हो जाएंगे उसमें से कोई पक्का नहीं है। तो इसे तुक्का मारने से अच्छा होता है कि हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को समझें कैसे क्या हो रहा है, तो उससे हमारी क्या होगी, जितने भी किसी भी टाइप से घुमा फिरा के कैसे भी MCQ हमसे पूछ लेगा तो हम लोग इजीली उसको बता पाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा 2b। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, किस
किस क्वेश्चन को कैसे कौन सा डेटा दिया गया होगा, उस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें कब पता चलेंगी जब आप लोग को लेक्चर्स देखेंगे, उस एमसीक्यू पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं सॉल्व करके तो दिखाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं तो डायरेक्ट आंसर बता दूंगा ये इसका ये आंसर है। अगर आपको पता करें कि कैसे आया, ठीक है, कैसे आया इसका आंसर, ठीक है, तो उसके लिए आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे तभी वहाँ पे, क्योंकि एक पूरा प्रोसेस चलेगा कि ये कोई फॉर्मूला लगता है, अगर ये चीज़ें दी जाती हैं तो ये फॉर्मूला लगता है, उस तरह से सारा डेटा निकाला जाता है। अगर यूनिट चेंज करनी होती है तो हम वो कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को देखनी पड़ेंगी तो हमारे लेक्चर्स में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि वो इसीलिए बनाए गए ना सारे लेक्चर्स। तो आप जाइए आराम से देखिए उन लेक्चर्स को, देखिए अपने जितने भी कॉन्सेप्ट उनको क्लियर करिए, और यहाँ पे न्यूमेरिकल के जो भी आते हैं आप वीडियो को पॉज करके आराम से इस न्यूमेरिकल को अप्लाई कर सकते हैं, अपने खुद लगाइए और देखिए कि आपका आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कोई डाउट होता है तो उस डाउट को भी आप आराम से इजीली पूछ सकते हैं, ठीक है। डाउट को पूछे, अपने डाउट को क्लियर करिए, और जितने भी डाउट हो सकते हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे दिया गया है द फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ थर्ड कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इक्वल स्पेस्ड व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया द लाइन विद ओवरलाइन v इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। 12.8 सेंटीमीटर इनवर्स दिया गया है आपको। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, यहाँ पे v की वैल्यू आप लोगों को दी गई हुई है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे v की वैल्यू दी गई है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो इसका जो आंसर होता है वो कैसे निकलता है, ये सारी अगर चीजें देखनी है कि आपको इसका आंसर कैसे निकलेगा, v की वैल्यू दोगे तो वहां से मोमेंट ऑफ, हमने कल भी एक क्वेश्चन देखा था जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस था, वहां पे अगर आपको ये सारी चीजें देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोड़ दोगे, ठीक है, कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोड़ोगे, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी आपको टैकल करना है, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में देखने जाओगे 100 में से 100 क्वेश्चन आपको नहीं आते, 100 में से 75 भी आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब तक अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तुक्का मारने से कभी भी अच्छे नंबर नहीं आ सकते हैं, नंबर तभी अच्छे आएंगे जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद आ जाएगा, तुक्का नहीं मारना पड़ेगा। वहाँ पे आपके ऑप्शन देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये वाला सही आंसर है, ठीक है। ये सारी चीजें तभी पता चलेंगी जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे, जब आप लोग लेक्चर्स को देखोगे, लेक्चर्स को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आइए बढ़िया एमसीक्यू से प्रैक्टिस करिए, जितने भी हमारे सीट्स हैं उनको लगाइए, उससे आपको क्या होगा, एमसीक्यू कैसे टैकल करते हैं सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि दिया गया है 4.36 10⁻⁻40 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। जो इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का, तो वो यहाँ पे देखिए यूनिट का भी खेल है, ठीक है। यूनिट कैसे चेंज की जाती है ये भी सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूनिट का भी बहुत ज्यादा रोल होता है। वहां से ही आंसर जो ऑप्शंस होते हैं वो आपके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जो आपके ऑप्शंस होते हैं वो चेंज हो जाता है अगर आप लोगों को यूनिट का नहीं पता होता कि कैसे इस यूनिट को चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4.36 × 10⁻⁻40 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों को। द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज जो हमारे फोर्स कांस्टेंट होती है, ठीक है, जो हमारा फोर्स कांस्टेंट होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर या डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर या नन ऑफ दिस, ठीक है। जो फोर्स कांस्टेंट की जो डायरेक्ट यूनिट होती है वो हमारी देखने को मिलती है क्या, डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी होती है यूनिट किसकी, फोर्स कांस्टेंट की, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट की जो आपको यूनिट देखने को मिलती है वो होती है हमारी डाइन पर सेंटीमीटर। ये इसका क्या है, राइट आंसर, करेक्ट आंसर, 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे यहाँ पे कोई भी छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लेंगे किसमें है किसमें नहीं, यहाँ पे आपको पूरी स्टेटमेंट दे दी जाएगी। अब इस स्टेटमेंट में कौन सी सही है कौन सी गलत है ये सारी चीजें आपको पता करनी पड़ेंगी, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट सही होने वाली है, यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत होने वाली, ये सारी चीजें आपको पता करनी पड़ेंगी। वो तभी पता होगी जब उसके जो भी आपका टॉपिक दिया उसके सारी चीजें आपको अच्छे से पता होंगी, तभी आप स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है तभी होती है क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सबसे ज्यादा रोज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे कॉन्सेप्ट का यहाँ पे स्टेटमेंट के जब क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। जब भी हम लोगों को स्टेटमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो हमारा सबसे बड़ा रोल जो हो जाता है वो यही हो जाता है कि हमारे कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में दिया गया है,
आर गिवन बाई पोलर मॉलिक्यूल्स ओनली। क्या जो हमारा प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम होता है सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन बी है इंटेंसिटी ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइंस डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द वेरियस एनर्जी लेवल। जो हमारी इंटेंसिटी होती है हमारी स्पेक्ट्रम लाइंस की, वो क्या हमारे एनर्जी लेवल पर डिपेंड करती है। ठीक है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स डू नॉट गिव रोटेशनल स्पेक्ट्रा। जो भी हमारे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं? और ऑप्शन डी है ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस दिए गए, इसमें से कौन सा सही है स्टेटमेंट, कौन सी गलत है, ये तभी आपको पता चलेगा जब आपको पता होगा इसके पीछे के सारे लॉजिक। ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ पे लॉजिक लगते हो सारी चीजें पता होंगी तो आप इजीली पता कर पाओगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है वो सारे के सारे ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का यही पूर्णतः सत्य आंसर है। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे ही जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जितने भी हमारी थ्योरी दी गई सारी की सारी ही क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर द डिग्नेसी ऑफ रोटेशन एनर्जी लेवल इज। अब यहाँ पे एक डिग्नेसी के बारे में पूछा गया है, कौन सी डिग्नेसी होती है। इसके पीछे भी आपको तभी पता चलेगा जब आप लोगों को पता होगा इसके पीछे का लॉजिक। किसकी पूछी गई है? रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की पूछी गई है। ठीक है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की पूछी गई है। तो यहाँ पे आपको पता करने के लिए आपको सबसे पहले क्या होगा, इसके बारे में पता करना पड़ेगा कि कैसे इसकी फाइंड की जाती है। यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा इसका 2j+1 हो जाएगा, ये इसका क्या है, सत्यम सत्य आंसर है। ठीक है, हर एक की अलग अलग होती है। ठीक है, हर एक की अलग अलग होती है। यहाँ पे रोटेशन एनर्जी के बारे में पूछा गया है, कहीं पे किसी और एनर्जी के बारे में पूछा जा सकता है तो उसकी वहाँ पे अलग होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी क्या है, 100% अलग है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेड्यूस मास ऑफ द टू एटॉमिक मासेस m1 एंड m2 में बी गिवन बाय। अब रेड्यूस मास जो होता है हमारा m1 और m2 कैसे दिया जाता है। ठीक है, m1 और m2 का रेड्यूस मास जो होता है वो कैसे दिया जाएगा। ठीक है, इसके ऑप्शंस अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, जो ये ऑप्शन दिया गया है ये हमारा क्या है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है हमारा क्या, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, थर्ड ऑप्शन दिया गया है आपका m1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसमें से रेड्यूस मास का जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा ऑप्शन होता है कि हमको रेड्यूस मास किस में देखने को मिलता है। ठीक है, जो रेड्यूस मास होता है हमारे किसी भी दो एटॉमिक मास, जिसके जो हमारे एटम है जिनके जो मास दिया गया है, ठीक है, दो मास दिए गए हैं, तो उसका जो रेड्यूस फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है हमारा m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए, यह पूर्णतः सत्य आंसर है। ठीक है, इसका रेड्यूस मास का जो फॉर्मूला होता है वो जाता है हमारा क्या, m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, एक बार दोनों मास को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसको रखेंगे न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर में रहेगा दोनों का एडिशन। ये होता है हमारा रेड्यूस मास का फॉर्मूला। ठीक है, अगर रेड्यूस मास के फॉर्मूले की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रेड्यूस मास का फॉर्मूला हो जाएगा, आप सीधे लिख सकते हो अगर दो मास दिए गए हो तो क्या हो जाएगा, a1 इंटू a2, ठीक है, अपॉन a1 प्लस a2। ठीक है, यहाँ पे a1 a2 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे मास, जो भी हमारे मास दिए गए वो हो जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे किसी भी से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पिक आउट द करेक्ट मैच। अब यहाँ पे कौन सा करेक्ट मैच है। ठीक है, प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रम फार इंफ्रारेड होता है, प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम माइक्रोवेव होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड होता है, या एनएमआर स्पेक्ट्रम में विजिबल रीजन्स होते हैं। तो ये सारे जो स्पेक्ट्रम दिए गए हैं ये कैसे पता चलेगा किसका कौन सा सही होने, जब आप सारे के सारे स्पेक्ट्रम पढ़ लोगे। जितने भी हमारे स्पेक्ट्रम दिए गए हैं जब तक आप सारे के सारे स्पेक्ट्रम पढ़ोगे नहीं, उसके बारे में कैसे पता चलेगा कौन सा इसका सही वाला है कौन सा इसका गलत है। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्पेक्ट्रम आपको दिए गए हुए हैं।
तो अगर यहाँ पे आपको सही क्वेश्चन बताना करना होगा कि कौन सा इसमें सही होने वाला है, कौन सा गलत होने वाला है, तो उसके लिए भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा किसका क्या होता है। ठीक है, किसका क्या होगा तभी आपको पता कर पाएंगे जब आप इसके बारे में, सभी के बारे में अच्छे से पढ़े हुए होंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दिए गए सभी के अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको सारे के सारे यहाँ पे पता चल जाएगा। तो जो प्योर टेंसर स्पेक्ट्रम का होता है उसमें फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, फार इंफ्रारेड नहीं होता है। ठीक है, जो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सत्य आंसर है। एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, प्योर टेंसर स्पेक्ट्रम इज नॉट अ फार इंफ्रारेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फ्रॉम प्योर टेंसर स्पेक्ट्रम ऑफ HF इन इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड अबाउट, जो हमारा प्योर टेंसर स्पेक्ट्रम होता है HF का, वहां से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है? फोर्स कांस्टेंट के बारे में पता चलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पता चलता है, द प्रोटॉन स्पिन के बारे में पता चलता है, या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चलता है वो चीजें देखने को मिलने वाली है कि यहाँ पे हम कौन से ऑप्शन को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है वो आप लोगों को पता चलना चाहिए। ठीक है, जो हमारा प्योर टेंसर स्पेक्ट्रम एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, जो हमारा प्योर टेंसर स्पेक्ट्रम होता है वहाँ पे हमें कौन सा ऑप्शन देखने को मिलता है, ये सारी चीजें यहाँ पे पता करनी है। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रॉम प्योर टेंसर स्पेक्ट्रम ऑफ HF इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किस चीज की हम लोगों को इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलती है? ठीक है, हमारे फोर्स कांस्टेंट या हाइड्रोजन बॉन्डिंग या प्रोडक्ट स्पिन या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के बारे में हम लोगों को देखने को मिलता है। किसके बारे में हम लोगों को देखने को यहाँ पे इसमें मिलता है? ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर लें कि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हम लोगों को, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा क्या, इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस होती है हमारे मॉलिक्यूल्स की उसके बारे में हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस होती है हमारी वो पता चलती है हमारे किसके, रोटेशनल प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम की मदद से जो है मॉलिक्यूल में होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को इस क्वेश्चन को देखना है कि इस तरह से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, the following lines are observed in the spectrum of a diatomic molecule 118, 135, 152, 169, 186, 202 centimeter inverse rotation constant B for this molecule is। अब यहाँ पे आपको इतने सारे दे दी गई, देख रहे कितना अजीबोगरीब तरीके से क्वेश्चन दिया गया है ना। कुछ लोगों को तो समझ में ये क्या हो गया है, तो ये यही हो गया है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको यही लगेगा कि यही हो गया है, ऐसा हुआ कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन जब तक आपको पता नहीं होगा कि किस तरह से हम लोग बढ़ेंगे, हमारा पहला स्टेप ही क्या होगा इसको सॉल्व करने का, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी स्टेप्स होते हैं पता होने चाहिए कि कौन सा स्टेप में हमको क्या करना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हमारे कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट होंगे जो हम लोगों को यहाँ से अच्छे नंबर दिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 118 होगा, 70 सेंटीमीटर होगा, 110 होगा या 8.5 होगा। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा 8.5। और अगर हम बात करें कि इसका कैसे निकलेगा, तो भाई कैसे निकालने का अगर पता करना है ना, तो आपको बस छोटे छोटे से 2-3 काम करने पड़ेंगे। जाके अपने मोबाइल को उठाओ, लियो अपडेट ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ से जाओ। ठीक है, जिस भी कोर्स में हो, जैसे अगर किसी भी कोर्स में केमिस्ट्री आता है, जितने भी हमारे BA हैं, ठीक है, BSc वाले जितने भी हैं हमारा, जिनके केमिस्ट्री आता है, जाओ उस कोर्स को बाई करो। कोई भी कोर्स बाई करो जाके यार, आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा कोर्स के साथ में ही। आराम से उसमें इनरोल हो जाओ, जाके अपने वीडियो लेक्चर्स को देखो, न्यूमेरिकल भी कैसे सॉल्व होते हैं उनको देखो। उसके बाद वहाँ पे MCQ सीट भी दी गई है। ठीक है, नीचे सोल्यूशन भी दिया गया, उसके आंसर्स भी दिए गए, किसका क्या होने वाला है उसके MCQ के देखो। ठीक है, उसके बाद आओ सुबह यहाँ पे बढ़िया आराम से प्रैक्टिस करो यहाँ पे। ठीक है, पहले आप आंसर निकाल के देखो कि क्या आ रहा है, उसके बाद देखो हाँ ये आया है कि नहीं आया, वीडियो को पॉज करके आराम से, आपके पास ये सुविधा है। ठीक है, ये सारी आपके पास बेनिफिट्स हैं जो आपको यहाँ से मिल सकते हैं देखने को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सी हो जाएगा, तो 8.5 सेंटीमीटर जो हो जाता है ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द डिग्री ऑफ द फ्रीडम ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम H2O मॉलिक्यूल्स की क्या होती है? ठीक है, अब H2O मॉलिक्यूल के जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाली जाती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, तो आप इजीली बता पाओगे कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। ठीक है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, सारी चीज़ें तभी पता चलेंगी। जैसे H2O मॉलिक्यूल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो हमारी होती है 3। ठीक है,
3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जो 3 होती है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है क्या, 3 है, 6 है, 9 है और 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। 3 हम लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने को मिलती है हमारे H2O मॉलिक्यूल में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट विल बी द J max a rigid diatomic molecule for which of the rotation constant is 1.566 centimeter at 300 deg Kelvin, मतलब 300 डिग्री केल्विन। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखते हो कि न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आपको देखने को मिलेंगे। आपके क्वेश्चन पेपर में 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो न्यूमेरिकली बेस्ड होंगे। ठीक है, आप जितना सोच रहे हो कि हम लोग छोड़ के जाएंगे, 25 क्वेश्चन का प्रॉफिट है, बढ़िया आराम से 75 तो कर ही लेंगे। तो न्यूमेरिकल अगर आपको क्लियर नहीं होंगे, फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे, तो आपको न्यूमेरिकल भी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। वो 25 क्वेश्चन ऐसे ही चले जाएंगे, फिर 75 में 75 ना, बिना कॉन्सेप्ट के ना हो पाएगा बाबू तुमसे। ठीक है, अगर तुम्हें बबुआ सही से पढ़ना है तो अच्छे से लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, जब अच्छे से लेक्चर्स को देखोगे तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप ये सारे क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर की बात हो जाएगी, इसका आंसर क्या होने वाला है, वो आंसर हो जाएगा इसका कि Gmax की पता करना है आपको। अगर रोटेशन कांस्टेंट दिया गया हो 1.566 है और 300 डिग्री केल्विन दिया गया है, तो इसका जो ऑप्शन दिए गए वो पहला हमारा 8 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो दिया गया है 10 एंड ऑप्शन नंबर सी जो है वो दिया गया है 12। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे 8 इसका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, जो इसका आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, वो हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो हमारा, वो हो जाएगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो द रोटेशनल स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम को शो करेगा। ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम कौन सा मॉलिक्यूल शो करेगा वो आपको यहाँ पे बताना है। HCl करेगा, CH3Cl करेगा, NH3 करेगा या ऑल ऑफ दिस करेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस। ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रम शो करते हैं। कैसे करते हैं उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, जाके लेक्चर्स को देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ अ हेट्रोन्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा होती है, मास ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या ऑल ऑफ दीस। ठीक है, या इनमें से सारे के सारे। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये आदत हो गई होगी ऑल ऑफ दिस वाली, तो बहुत लोग होंगे जो कह रहे होंगे ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस वाले यहाँ पे संख्या ज़्यादा होगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। जी हमारी रोटेशन बताती हो, हमारी होती है क्या, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। हर ऑल ऑफ दिस सही नहीं होता है। ठीक है, हर ऑल ऑफ दिस सही नहीं होता है, कुछ ऑल ऑफ दिस गलत भी होते हैं। ठीक है, हर बार ऑल ऑफ दिस ही सही आंसर नहीं होता है। ठीक है, हर बार ऑल ऑफ दिस ही सही आंसर नहीं होता है, कभी कभी ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अगला हो जाएगा द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू। तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो किसके प्रोपोर्शनल होती है, फोर्स कांस्टेंट के, या रिड्यूस मास के, या वेलोसिटी ऑफ लाइट, या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से कौन सा जो है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा फोर्स कांस्टेंट। फोर कांस्टेंट के वो प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे फोर्स कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो यही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा हो जाएगा फोर्स कांस्टेंट। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन द एक्साइटेड स्टेट इज डैश देन इन द ग्राउंड स्टेट। जो हमारी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है मॉलिक्यूल की, वो एक्साइटेड स्टेट में कम होती है, ज़्यादा होती है, बराबर होती है, या खत्म ही होती है ग्राउंड स्टेट के मॉलिक्यूल से, ये आपको बताना है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। ठीक है, जब वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जो एक्साइटेड स्टेट की जो हमारी एनर्जी होती है और जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, और ग्राउंड स्टेट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी इक्वल होती है। ठीक है, वो हमारी क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर फ्रीक्वेंसी हम लोगों को देखने को मिलती है दोनों जगह पर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अभी तक हम लोगों ने इतनी सारी चीजें देखी है, कौन सा क्या होता है।
ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा पोलर होगा, कौन सा पोलर नहीं होगा, ठीक है। अब हम सीधे देखेंगे कि हमारा कौन सा पोलर मॉलिक्यूल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल दिए गए, एक तो हमारा CH3Cl3 है, CH4 है, SO2 और PH है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो पोलर मॉलिक्यूल है, तो कैसे पता चलेगा कौन सा नॉन पोलर है, कौन सा पोलर है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कैसे पता करेंगे कौन सा क्या है, तो उसके लिए आप लोगों को लेक्चर्स देखना पड़ेगा, ठीक है। लेक्चर्स देखेंगे तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। तो उस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल शो करता है वो होता है हमारा CHCl3, ठीक है। CHCl3 जो होता है ये हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। बाकी के सारी नॉन पोलर नहीं होते। अगला क्वेश्चन भी हमारा न्यूमेरिकल बेस है। द फर्स्ट रोटेशनल लाइन J = 0 जो टेंड्स करती है J = 1 तक इन अ रोटेशन स्पेक्ट्रम ऑफ अ CO मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन्ड 3.842 सेंटीमीटर इनवर्स करस्पॉन्डिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे कितने क्वेश्चंस आपको पूछने को मिलते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते होंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कितने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आप लोग ये सब चीज़ को देख रहे होंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कितने, जो हमने इसी में 2 या 3 न्यूमेरिकल खाली, इससे पहले वाले में भी 1 या 2 न्यूमेरिकल किए थे। तो न्यूमेरिकल जो होता है हमारा आता है, इससे आपको ये भी क्लियर हो गया कि हमारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल भी देखने को मिलते हैं हमारे इसके लिए, और इसमें हम लोगों को ये भी देखने को मिलता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर आपको अच्छे से सारी चीज़ें कवर होंगी तभी तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है, जानना है बढ़िया आराम से एलयू अपडेट के ऐप पे जिस भी कोर्स में जाइए, आराम से उसके लेक्चर्स को देखिए, जितने भी टॉपिक होंगे सारे टॉपिक आपको वहाँ से कवर हो जाएंगे। फिर आराम से MCQ की प्रैक्टिस करिए। इसी तरह से पढ़ाई की जाती है और इसी तरह से आप भी करिए, ठीक है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप किसी भी MCQ को अटेम्प्ट करने में सक्षम नहीं होंगे, ठीक है। आप 100% एक्यूरेसी के साथ में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डर लगेगा, उस डर को ही भगाना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तभी आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। इस MCQ की सीरीज से तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए अच्छे से और आइए उसके बाद MCQ की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आपका यहाँ से आज का जो लेक्चर होता है वो खत्म होता है, ठीक है। ये लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और इसका मैं आंसर बता देता हूँ और आप ट्राई करिएगा और बताइएगा कि हाँ इसका आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई भी करना है और ये आपका जो आंसर है ये है हमारा 1.92 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। किस तरह से सॉल्व करने होंगे वो आपको बताएगा लेक्चर में, किसका क्या आंसर आने वाला है, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नए लेक्चर में। इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, हमारा पहले यूनिट पहली चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला होगा अगली, ठीक है। इन 3 MCQ की प्रैक्टिस 3 लेक्चर की होगी। अगर आप आगे कहोगे तो आगे और भी लाए जाएंगे, लेकिन पहले आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। बताना पड़ेगा कितना करना है, ठीक है। जितना भी आप बोलोगे उतना होता रहेगा, लेकिन आपको पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आराम से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, लेक्चर्स को कंप्लीट करिए, अपने नोट्स को पढ़ने, नोट्स बनाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।